डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विभाग ने किया प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन। प्राकृतिक खेती के इच्छुक किसानों के पंजीयन के लिए पोर्टल भी किया शुरू। पोर्टल पर 72,000 से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण। बिहार के दरभंगा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मखाना किसानों के लिए इंटरक्रॉपिंग की व्यवस्था से किसानों की आय में जल्द होगी बढ़ोतरी। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन ने व्यक्तियों और संगठनों को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार के प्रदान। पशु कल्याण कानूनों और नीतियों को मजबूत बनाने के लिए 4 प्रमुख पुस्तिकाएं भी की जारी। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र ने की मशरूम की 6 प्रजातियां विकसित। मशरूम अनुसंधान केंद्र किसानों को मशरूम उत्पादन की आधुनिक तकनीक, बीज उपलब्ध कराने और बाजार से जोड़ने में कर रहा है मदद। खबरें विस्तार से। पूरी दुनिया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाती है, लेकिन नालंदा के नूरसराय प्रखंड के रहने वाले राजीव रंजन भारती और उनकी टीम हर रोज पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रही है। इन्होंने मिशन हरियाली नूरसराय के नाम से जून 2016 में अभियान की शुरुआत की है, जो निरंतर जारी है। पेश है ये खास रिपोर्ट। हरियाली और स्वच्छ वातावरण के बिना जीवन संभव नहीं है। पेड़ पौधों की कटाई से जो असंतुलन पैदा हुआ है, उसकी मार समस्त मानव जाति के साथ साथ जीव जंतु भी झेल रहे हैं। कभी ज्यादा गर्मी तो कभी ज्यादा सर्दी, कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ की स्थिति। ये सभी प्रकृति के असंतुलन के लक्षण हैं। पर्यावरण बचाने के लिए राजीव रंजन भारती और उनकी टीम लगातार काम कर रही है। पिछले 8 साल से ये लोग नर्सरी से पौधा मंगवाने से लेकर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। साथ ही विद्यालयों में बच्चों को पौधे लगाने और उसके लाभ के बारे में बताते हैं। मिशन हरियाली नूरसराय के पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत जून 2016 में हुई और समस्याओं पे बात करते करते इस अभियान की शुरुआत। अगली खबर की तरफ। जो हरियाली मुहिम नूरसराय में जून 2016 से शुरू की गई है, वो अभियान लगातार जारी है और इस अभियान से लोगों की सोच को एक दिशा मिल रही है। पूरी दुनिया जहां 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाती है, वहीं नालंदा के नूरसराय में पर्यावरण के लिए ये लगातार मुहिम जारी है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ्टिंग की बात करेंगे। ग्राफ्टिंग, जिसे कलम बांधना भी कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 तरह के पौधों को जोड़कर एक नया पौधा विकसित किया जाता है। ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किए गए पौधों से अधिक उत्पादन मिलता है और पैदावार भी जल्द मिल जाती है। इसके अलावा ग्राफ्टिंग से तैयार पौधों में बीमारियां भी कम लगती हैं। ग्राफ्टिंग विधि का प्रयोग सब्जियों में भी होने लगा है और इस विधि से सब्जी के पौधे किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, इसके बारे में और भी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने स्टार्टअप VNR सीड्स के प्रताप सिंह राणा से बात की। सब्जी और फलों की खेती में एक टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी। हमें प्रताप सिंह है वो हमें बता रहे हैं कि ये ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करता है। ये देखिए, आप ये पौधा जो देख रहे होंगे, इसमें एक जोड़ लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को क्या समस्या आ रही है कि वो ज़मीन से होने वाली जो दिक्कतें हैं, चाहे वो फ्यूजेरियम है, चाहे बैक्टीरियल है, या फाइटोप्थोरा है, या नीमाटोड है, या सैलिनिटी की समस्या है, या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, खेत में पानी भरा हुआ है, तो हमारे किसान भाइयों को जितना उत्पादन होना चाहिए, जितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए, जितनी फसल चलनी चाहिए, वो नहीं चल पाती है।
तो हमने ये तकनीक ईजाद की है। 2002 से VNR इस पर काम कर रहा है और ग्लोबली सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल VNR की ये टेक्नोलॉजी है। हम इसे वेजिटेबल में लेकर आए हैं। दो पौधों को काटकर नीचे जंगली पौधा है और ऊपर ये वैरायटी है, नॉर्मल वैरायटी जो हम लोग लगाते हैं। तो इसको काट के इसके ऊपर लगाया गया है। हील होने के बाद में ये एक पौधा बन गया और इसे जैसे ही आप अपने खेत में लगाएंगे तो आपकी समस्या बिल्कुल कम हो जाएगी। आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, जल्दी मिलेगा और आपकी फसल लंबे समय तक चलेगी। अभी ये हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस तरीके की ये टेक्निक प्रमोट भी कर रहे हैं, लोगों को लगवा रहे हैं, किसानों को, और किसानों का भला करने का उद्देश्य है, जिससे एक वो सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल प्रॉफिट की तरफ जाएं और अच्छा मुनाफा कमाएं। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो कितना प्रोडक्शन बढ़ जाता है इससे सर, अगर नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि अगर आप एक एकड़ में जो आप टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं, नॉन ग्राफ्टेड में अगर वो आपका 70 से 80 टन आ रहा है, तो इसमें आपका 100 से लेके 120 टन तक, डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड मैनेजमेंट, ये आप ले सकते हैं। तो वो किसान के लिए एक सबसे अच्छी चीज़ क्या रहेगी, अर्ली प्रोडक्शन आ जाएगा, या बरसात है या कोई दिक्कत आ रही है, मिट्टी से होने वाली समस्या है, वो इसमें नहीं आएगी। और वो जो पारंपरिक वाले में जो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह, वो उसका मैं बता देता हूँ। जैसे अब मिट्टी में क्या होता है कि निमाटोड है। निमाटोड एक ऐसा है कि एक परजीवी है, आपके पौधे पर आकर अटैक करेगा, जड़ों पर आपका पौधा ग्रो नहीं करेगा। तो उसके लिए अभी किसान क्या है, बहुत सारे केमिकल यूज़ कर रहे हैं, दवाइयाँ डाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो है ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको उसके लिए निमाटोड या अन्य दिक्कतें जो हैं उसके लिए दवाई डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये थे प्रताप जी जो हमें बता रहे थे कि ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी किसान भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, ICR कैंपस पूसा, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के सोलन में राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य किसानों को मशरूम उत्पादन की आधुनिक तकनीक, बीज उपलब्ध कराने और बाजार से जोड़ने में मदद करना है। मशरूम की खेती में ना तो जंगली जानवरों का खतरा होता है और ना ही बारिश या सूखे का असर पड़ता है। ये फसल 12 महीने उगाई जा सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अवशेषों का उपयोग खाद या अन्य उत्पादों में किया जा सकता है, जबकि गेहूं, धान जैसी फसलों के अवशेष अक्सर जलाए जाते हैं। किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम की खेती करके दुगना लाभ उठा सकते हैं। मशरूम की खेती के लिए बहुत कम जमीन और पानी की आवश्यकता होती है। मशरूम एक इंडोर फसल है जिसे कमरे के अंदर भी उगाया जा सकता है। हमारे देश में लगभग 15 प्रकार की मशरूम की खेती हो रही है। इसके साथ ही कुंभ अनुसंधान केंद्र ने 6 प्रकार की मशरूम की प्रजातियां विकसित की हैं, जिन्हें विभिन्न तापमान पर उगाया जा सकता है। इस तरह आप किसान पूरे साल भर मशरूम की खेती कर सकते हैं और उनकी आय में तेजी से वृद्धि हो सकती है। बात करते हैं अफीम की। झारखंड के खूंटी जिला के उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देश पर अफीम मुक्त खूंटी अभियान के तहत अवैध अफीम विनिष्टीकरण और किसानों को वैकल्पिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए जिले के सभी 6 प्रखंडों एवं पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, स्थानीय प्रखंड पंचायत प्रतिनिधि और संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। ग्राम सभा में किसानों को वैकल्पिक खेती, सिंचाई, मत्स्य पालन, पशुपालन सहित अन्य कृषि संबंधी विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को समझने के लिए विस्तार से चर्चा भी की गई, जिसके आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्हें वैकल्पिक खेती और फसलों की ओर प्रेरित भी किया गया। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंशाना ने कहा है कि किसान कल्याण मिशन अंतर्गत किसानों की आय में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये मिशन कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने का प्रमुख माध्यम बनेगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्राकृतिक कृषि के प्रसार एवं किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया गया है। प्राकृतिक खेती कर रहे एवं प्राकृतिक खेती के इच्छुक राज्य के किसानों के पंजीयन के लिए पोर्टल प्रारंभ किया गया है। पोर्टल पर प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक कुल 72,967 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है। प्रत्येक पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 81 लाख से अधिक किसानों को गत वर्ष 4,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का अंतरण किया गया है।
कृषि मंत्री घनश्याम ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3,900 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जा रही है। 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसलों ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया है। विगत वर्ष में किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपए का बोनस भी प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार राज्य सरकार ने सोयाबीन का 4,892 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने का निर्णय लिया। लगभग 2 लाख किसानों से प्रदेश में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन कर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया गया। केंद्रीय बजट में बिहार में मखाना बोर्ड के प्रस्ताव के बाद मखाना कृषकों और इससे संबंधित व्यापारियों के बीच खुशी की लहर है। साथ ही केंद्र सरकार के मंत्री भी यहां आकर मखाना किसानों को खेती में हो रही परेशानियों को समझ रहे हैं और उनके समाधान के प्रयास में जुटे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दरभंगा पहुंचे और मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण किया। उन्होंने मखाना किसानों के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं को भी जाना। उन्होंने कहा कि इस बार मखाना की खेती के क्षेत्रफल में 1,000 हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसकी खेती में और भी वृद्धि होगी। मखाना की 90% खेती बिहार में ही होती है। अब ये सुपर फूड बन चुका है। इससे मखाना किसानों की स्थिति और सुदृढ़ होगी। प्रोसेसिंग यूनिट के निरीक्षण के क्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मखाने की फोड़ी से लेकर मखाना तैयार होने की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से देखा और समझा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अनुसंधान केंद्र में मखाना की खेती को काफ़ी नज़दीक से देखकर बारीकियों को समझा है। अब ये साफ है कि सरकार के प्रयास से मखाना का उत्पादन भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि मखाना किसानों के लिए इंटरक्रॉपिंग की व्यवस्था की जा रही है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। किसानों की इंटरक्रॉप करने के बाद स्थिति बदलेगी। 1 से 1.5 लाख की आय ना हो तो किसानों को मखाना की खेती की ओर मोड़ने में परेशानी होगी। इसी को लेकर नाबार्ड की बैठक में अधिकारियों के साथ वार्ता की गई है। पशुपालन और डेयरी विभाग के एक सांविधिक निकाय भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह को गुरुवार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया। इस वर्ष प्राणी मित्र पुरस्कार व्यक्तियों संगठनों को 5 श्रेणियों वकालत, नवीन विचार, जीवन पर्यटन, पशु सेवा, पशु कल्याण संगठन, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक में प्रदान किए गए हैं। वहीं AWUBI का जीव दया पुरस्कार 3 श्रेणियों में व्यक्ति, पशु कल्याण संगठन, स्कूल, संस्थाएं, शिक्षक, बच्चों को प्रदान किया गया। प्राणी मित्र पुरस्कार की शुरुआत 1966 में पशु कल्याण और संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय योगदान के लिए व्यक्तियों के लिए की गई थी, जिसे अब संगठनों तक बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा पशु प्रेमियों द्वारा की गई सेवाओं को भी मान्यता देने और उनकी सराहना करने के लिए 2001 में जीव दया पुरस्कार शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री SP सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन भी शामिल हुए। कार्यक्रम में देश में पशु कल्याण के लिए नियमों और दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 4 महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन किया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने अपने संबोधन में वसुदेव कुटुंबकम के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया और कहा कि समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत हमें जानवरों और प्रकृति के अन्य तत्वों का पालन पोषण और सम्मान करना सिखाती है। बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर के मौसम विभाग ने पूरे क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कल से कुपवाड़ा जिले के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जबकि ऊपरी इलाकों में काफ़ी बर्फबारी हुई है। आज दोपहर मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू हो गई, जिसमें 5 से 6 इंच तक बर्फ जमा हो गई, जबकि जिले के ऊपरी इलाकों में 1 फुट से अधिक बर्फबारी दर्ज की गई है। अचानक हुई लेकिन बहुत ज़रूरी बर्फबारी से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से घाटी में असामान्य रूप से शुष्क सर्दी पड़ रही थी। किसानों और बागवानों ने बर्फबारी का स्वागत किया है, क्योंकि ये क्षेत्र की कृषि और बागवानी के लिए ज़रूरी है। बर्फबारी से भूजल स्तर में भी सुधार होगा और आने वाले मौसम में बेहतर पैदावार सुनिश्चित होगी। अधिकारियों ने निवासियों को यात्रा करते समय सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि बर्फबारी के कारण सड़कों की स्थिति खराब हो सकती है। इस बीच ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आवश्यक सेवाएं निर्बाध बनी रहें। क्योंकि यहाँ पर पानी का मसला था, जहलम थोड़ा खुश्की हो रही थी, जहलम में पानी कम था, तो अच्छी बात है बर्फबारी स्टार्ट हो गई।
बहुत ही खुश है हम। बर्फबारी बारिश हो रही है, इससे मतलब पानी का जो जहलम में मतलब खुशकसारी हो रही थी, इससे फ़र्क पड़ेगा बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का हम पे रहम है, क्योंकि बर्फबारी ज़रूरी है। कश्मीर का मौसम जो है उसमें बर्फबारी बहुत अहमियत रखती है। बर्फबारी की वजह से यहाँ के जो आने वाले टाइम में मौसम की वजह से बहुत प्रॉब्लम थी, अल्हम्दुलिल्लाह बर्फबारी हो गई। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को मक्का का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 26 फरवरी को मक्का का भाव रहा 2000 रुपए, जो 27 फरवरी को 200 रुपए उछलकर 2200 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भी मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 26 फरवरी को मक्का का भाव 2625 रुपए था। 27 फरवरी को इसमें 15 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2640 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं में मक्का का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 26 फरवरी को मक्का का भाव 2450 रुपए था। 27 फरवरी को इसमें 100 रुपए की सुस्ती आई और भाव 2350 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भी मक्का की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहाँ 26 फरवरी को मक्का का भाव था 2330 रुपए, जो कि 27 फरवरी को 30 रुपए लुढ़क कर 2300 रुपए क्विंटल रह गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 376,65,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल के 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 4,20,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में चने के कारोबार में मजबूती का रुख रहा, वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त रहे। एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 26 फरवरी को चने का भाव 5,125 रुपए था, जो 27 फरवरी को 140 रुपए चढ़कर 5,265 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में भी चने के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 26 फरवरी को चने का भाव 7,180 रुपए रहा। 27 फरवरी को इसमें 20 रुपए की बढ़त हुई और भाव 7,200 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भी मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 26 फरवरी को चने का भाव 7,450 रुपए था। 27 फरवरी को इसमें 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 7,460 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 26 फरवरी को चने का भाव 7,520 रुपए था, जो 27 फरवरी को 20 रुपए गिरकर 7,500 रुपए रह गया। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं की फसल में नमी की कमी होने पर हल्की सिंचाई करें, साथ ही खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें।
उत्तर प्रदेश के किसान रब्बी मक्का की बुवाई से 20 से 25 और 40 से 45 दिन बाद निराई गुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट की निगरानी करते रहें। कीट का प्रकोप होने पर विशेषज्ञों द्वारा उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही मटर में फली छेदक कीटों पर नजर बनाए रखें। कीट प्रबंधन के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह लें। उत्तर प्रदेश के किसान सरसों फसल की भी लगातार निगरानी करते रहे। सरसों में एफिड और पेंटेड बग जैसी कीटों की समस्या देखी जा सकती है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं उत्तर प्रदेश के किसान अभी के समय तरबूज की बुवाई कर सकते हैं। बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान मक्का फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए खेतों में निराई गुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान गेहूं के खेतों में उचित नमी का विशेष ख्याल रखें। नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई कर लें। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खेत में नमी का होना बहुत ज़रूरी है। बिहार के किसान सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहे। सरसों में एफिड की समस्या होने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशक का छिड़काव करें। बिहार में समय से बोई गई अगेती आलू के तैयार होने पर खुदाई कर लें। साथ ही आलूओं को सुखाकर शेड में रख दें। इसके अलावा बिहार के किसान प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। कीट का प्रकोप होने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशक का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। पर अब देखते हैं कुछ और खास खबरें। भारत और यूरोपीय आयोग के बीच नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में आज सुबह एक क्लस्टर बैठक हुई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। पुणे के सवार गेट बस स्टैंड पर 26 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी दत्तात्रेय गाडे को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दत्तात्रेय को पुणे क्राइम ब्रांच की एक टीम ने जिले की शिरूर तहसील के गांव से गिरफ्तार किया।
बिहार में आधी रात भूकंप के झटकों से लोग सहम गए। बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, सारण और आसपास के इलाकों में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई। महाशिवरात्रि के मौके पर झारखंड के हजारीबाग में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद राजधानी गर्मा गई है। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग भी लगा दी। राजस्थान में 5 दिन तक रीट की परीक्षा देने वालों के लिए रोडवेज बस में यात्रा फ्री रहेगी। इस दौरान अभ्यर्थियों से बस में सफर का किराया नहीं लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब राज्य सरकार रील बनाने पर युवाओं को पैसा देगी। रील प्रतियोगिता के तहत सरकार युवाओं को 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से स्वच्छ एमपी रील प्रतियोगिता की घोषणा की गई है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। हर वर्ष 28 फरवरी को महान वैज्ञानिक सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। प्रयागराज की पुण्य भूमि पर 144 वर्ष के बाद महाकुंभ के सफल आयोजन ने एक सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को वैश्विक पटल पर कई गुना बढ़ाया है। वैसे के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।